नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं। आज 22 में आज मैं आप लोगों के सामने 2-3 नए अपडेट्स जो आए हैं अनुबिस से रिलेटेड, ज़्यादातर अनुबिस से रिलेटेड है, उसके बारे में चर्चा करूंगा और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट दूंगा जो कि 2 दिन पहले पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग हुई थी। उसमें क्रिप्टो से लेकर भारत में क्रिप्टो का क्या होना चाहिए, उस किस दिशा में जाना चाहिए, उससे संबंधित कुछ चर्चा हुई है। मैं उसको हाईलाइट करूंगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर LGNS के प्राइस चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से माइग्रेशन की क्या प्रक्रिया चल रही है, कितना ग्रोथ हुआ है। तो ठीक है, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी देता हूं, वो भी अपने स्टडीज़ के आधार पे। सो मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं। आप कभी भी किसी भी तरीके का निवेश अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके करें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही किसी भी तरीके के एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट के लिए हम चलते हैं। अनुबिस लैब पे एक अपडेट आया है जिसमें कि ये बताया है ट्रैफिक ब्रिंग्स अटेंशन, कंसेंसस ड्राइव ग्रोथ। इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक मुख्य अपडेट आया है अनुबिस चेन वाले हैंडल पे, जिसमें कि एक टाइप फिर किया है इन्होंने। रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ टाइप हो रहा है अनुबिस का। एक्साइटेड टू सी अनुबिस चेन नाउ लाइव ऑन ब्रिजर्स। ये एक एक्सचेंज है जिसपे कि अनुबिस चेन का भी लिस्टिंग हो चुका है, तो इससे संबंधित जानकारी दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, अनुबिस चेन नाउ लाइव ऑन ब्रिजर्स। तो इसको भी हम एलोबरेट करेंगे, देखेंगे कि क्या बता रहे हैं इसमें। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी में जो मीटिंग हुई है उस पर क्या चर्चा हुई है, कुछ एक अपडेट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स गो टू द ट्रांसलेटर, जो कि पहले अपडेट इसकी बात करेंगे हम। हाँ, इस वाले अपडेट की बात करेंगे, ट्रैफिक ब्रिंग्स अटेंशन, कंसेंसस ड्राइव ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यह संदेश बताता है इकोसिस्टम ग्रोथ का असली फार्मूला। यह संदेश बताता है कि केवल ट्रैफिक या लोगों का ध्यान आकर्षित करना किसी इकोसिस्टम की वास्तविक सफलता नहीं है। खास करके अनुबिस की सच्ची ग्रोथ तब होती है जब यह अटेंशन वास्तविक यूजर्स, कोऑर्डिनेशन और मजबूत नेटवर्क इफेक्ट्स में बदल जाए। मतलब यही कह रहा है कि सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने का केंद्र मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ सफलता नहीं है। सफलता तब होती है जब यूजर और आपसी सामंजस्य और नेटवर्क इफेक्ट में बदल जाए इनका जो कोऑर्डिनेशन है। मुख्य बिंदु क्या है, ट्रैफिक केवल अटेंशन लाता है। सोशल मीडिया विजिबिलिटी, मार्केटिंग और हाइप लोगों का ध्यान तो आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन केवल ट्रैफिक होना लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम सक्सेस की गारंटी नहीं है। तो सिर्फ लोगों से ही एक इकोसिस्टम का निर्माण नहीं होता है जब तक कि वो मूलभूत सुविधाओं के आधार पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसका ये कहने का मतलब है। सो कंसेंसस ही रियल ग्रोथ चलाता है। वास्तविक ग्रोथ तब होती है जब कम्युनिटी एक शेयर्ड विजन पे अलाइंड हो, मतलब सबकी सहमति से अलाइंड हो, अलाइनमेंट हो आपस में, इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन करे, लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन बनाए रखे। यही कंसेंसस इकोसिस्टम की असली ताकत बनता है। सभी लोगों के सामंजस्य से ही चलना चाहिए किसी भी इकोसिस्टम को। अनुबिस लैब केवल विजिबिलिटी तक सीमित नहीं है, मतलब सिर्फ ये दिखाने का काम नहीं है। संदेश के अनुसार अनुबिस लैब सिर्फ मार्केटिंग या एक्सपोजर पे फोकस नहीं कर रहा है, यह हुआ देखता है कि ट्रैफिक वास्तविक यूजर्स में बदल रहा है या नहीं, मतलब एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए आ रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं अनुबिस ब्लॉकचेन पे। यूजर्स इकोसिस्टम में एक्टिव कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं या नहीं, ये बताया ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं या नहीं। नेटवर्क इफेक्ट्स बन रहे हैं या नहीं, मतलब कि एक बार आप तो आए सिस्टम में और उसके बाद बैठे हैं, तो ऐसा नहीं, वो एक्टिवली आप पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुविधाएं प्रदान करता है, क्या उस चीज़ में सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। तो उस लेवल को सोच रहा है अनुबिस और वहाँ चाह रहा है पार्टिसिपेशन लोगों का लाने का। नेटवर्क इफेक्ट्स क्यों महत्वपूर्ण है, जब अधिक यूज़र इकोसिस्टम में जुड़ते हैं और इंटरेक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम की वैल्यू लगातार बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। यही सस्टेनेबल इकोसिस्टम स्केलिंग का आधार होता है। यदि इकोसिस्टम को स्केल करना है, बड़े रूप में, बड़े आकार में जाना है, तो वहाँ पे लोगों का
इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है और उसी चीज़ को देख रहा है ये और उसी चीज़ को महत्वपूर्ण मानता है। सस्टेन्ड कन्वर्जन ही असली स्केलिंग है। सस्टेन्ड कन्वर्जन मतलब ऐसा कन्वर्जन जो कि सस्टेन करे। कन्वर्जन का अर्थ है विजिटर्स एक्टिव यूजर्स, यूजर्स कंट्रीब्यूटर्स और कंट्रीब्यूटर्स इकोसिस्टम बिल्डर्स के रूप में बदल जाते हैं। संदेश ये कहता है कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेंशन केवल लगातार और अस्थायी कन्वर्जन से ही संभव है। कन्वर्जन का मतलब कि जैसे हम समझ सकते हैं कि यदि मैंने पिच किया 10 लोगों के सामने अपने प्रोजेक्ट के बारे में और उसमें से 2 लोगों ने इसको स्वीकार किया, तो वो 2 लोगों का उसको कहते हैं कन्वर्जन। 2 लोग कन्वर्ट हो पाए आपके सिस्टम को एडॉप्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। अंतिम संदेश क्या कह रहा है? यह स्टेटमेंट इकोसिस्टम फिलॉसफी को दर्शाता है कि केवल हाइप या विजिबिलिटी पर्याप्त नहीं है। बहुत सारे क्रिप्टो में होता है ना कि हाइप के बेस पे वो बहुत ऊपर जाते हैं, फिर उसका धड़ाम से नीचे आते हैं, बट वही पर्याप्त नहीं है, ऐसा मानना है इसका। रियल इकोसिस्टम सस्टेन्ड पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन से ही बनते हैं। जब तक पार्टिसिपेशन एक सस्टेनेबल रूप में नहीं आता है, लोग रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेट करें अलग अलग सर्विसेज पे, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिटी का कोऑर्डिनेशन आपस में बना रहे, तभी आपका इकोसिस्टम सस्टेन कर सकता है। अनुबिस लैब खुद को ऐसे इकोसिस्टम बिल्डर के रूप में प्रस्तुत करता है जो लॉन्ग टर्म स्केलेबल ग्रोथ मॉडल पर काम कर रहा है। तो बार बार इनका यही प्रयास रह रहा है कि ये किस तरीके से लंबे समय के लिए सस्टेनेबल बनकर और बड़े रूप में बृहद आकार में आके और मॉडल अपना डेवलप करें, ताकि अलग अलग प्रोजेक्ट के ऑनर्स, अलग अलग प्रोजेक्ट वाले लोग भी आपके अनुबिस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करना शुरू करें। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा अपडेट जो है जिसमें कि बताया गया है, एक और टाइप हुआ है रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ टाइप। कल हमने देखा था डेक्सटूल के टाइप की बात की थी और आज इसकी बात कर रहा है एक्साइटेड टू सी अनुबिस चेन नाउ ब्रिजर्स। इस टाइप से क्या सुविधा मिलने वाली है अनुबिस ब्लॉकचेन को यूज़ करने वाले जो भी इस इकोसिस्टम में लोग हैं, यूज़र्स हैं, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा उसकी बात किया है इसमें समझते हैं इसको। अनुबिस चेन अब ब्रिजर्स पर लाइव। यह अनाउंसमेंट बताता है कि अनुबिस चेन अब ऑफिशियली ब्रिजर्स प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। ब्रिजर्स क्या है? इस इंटीग्रेशन का उद्देश्य क्या होगा, इसका उसका फ़ायदा भी लोगों को पता चलना चाहिए ना। तो क्रॉस चेन एसेट स्वैपिंग मतलब क्रॉस चेन में आप अपने एसेट को स्वैप कर सकते हैं एक चेन से दूसरे चेन में। BNB का है तो आप पॉलीगॉन में जा सकते हैं, अनुबिस का है तो आप BNB में जा सकते हैं, या डिफरेंट प्रकार के जो भी टोकन्स होते हैं उस एसेट क्लास में आप अपने एक चेन के एसेट से दूसरे चेन के एसेट को खरीद सकते हैं। तो उसको आसान बनाना और इकोसिस्टम लिक्विडिटी को मजबूत करना है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। ब्रिजर इंटीग्रेशन क्या है? तो ब्रिजर एक क्रॉस चेन स्वैप इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है, जहाँ ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप क्रॉस चेन स्वैप कर सकते हैं अपने एसेट को, जिसके जरिए यूज़र अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क के बीच में आसानी से टोकन स्वैप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास आपका एसेट BNB चेन पे है तो आप दूसरे चेन पे जा सकते हैं, अपने एसेट को स्वैप कर सकते हैं। तो उस चीज़ की सुविधा देने के लिए ब्रिजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो अब ब्रिजर प्लेटफॉर्म के जो यूजर्स होंगे उनको अनुबिस भी दिखेगा कि अनुबिस भी एक ब्लॉकचेन है जिसके एसेट को आप किसी दूसरे चेन के एसेट में बदल सकते हैं। मतलब अब देखिए इसका फ़ायदा अनुबिस चेन को यूज़ करने वाले लोगों को क्या होगा? गैस डाई, जो कि लोग अभी अनुबिस पे जो लोग यूज़ कर रहे हैं अनुबिस प्लेटफॉर्म को अबेक के लिए, वहाँ पे गैस फी के रूप में डाई लगता है और डाई के रूप में ही आपका जो इनकम आता है वो भी मिल जाता है। आप कन्वर्ट कर लेते हैं अपने LGNS को डाई के रूप में, तो वहाँ से आप अलग नेटवर्क पे जा सकते हैं, अपने एसेट को चेंज कर सकते हैं। सो अब यूजर्स अनुबिस चेन पर गैस डाई जो है उसको 600 टोकन और 50+ ब्लॉकचेन के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीमलेसली स्वैप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है जो कि अनुबिस चेन ने अवेक इकोसिस्टम में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको दिया है। इसका अर्थ है कि एसेट को विभिन्न चेन के बीच अधिक आसानी से मूव और एक्सचेंज किया जा सकता है। आपकी जहाँ मर्जी आप वहाँ अपने एसेट क्लास को ले जा सकते हैं एसेट को। इकोसिस्टम एक्सेस अधिक स्मूथ हुआ। इस इंटरेक्शन से अनुबिस इकोसिस्टम में अनुबिस में एंट्री, क्योंकि अलग अलग एसेट क्लास के लोग जो जिनके पास मान लीजिए किसी के पास बिटकॉइन है तो वो भी अपने बिटकॉइन को कन्वर्ट कर सकते हैं LGNS में और डाई गैस में और उसके बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एसेट यूसेज अधिक कन्वीनियंट बनाया गया है, आसानी हो जाएगी लोगों को, ताकि लोग आपका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा आपके साथ में।
यूजर्स को बेहतर लिक्विडिटी एक्सेस और फास्टर क्रॉस चेन इंटरेक्शन मिलेगा। क्रॉस चेन कनेक्टिविटी मजबूत हुई। ब्रिजर पार्टनरशिप के बाद अनुविश चेन की क्रॉस चेन कनेक्टिविटी, यूजर एक्सपीरियंस और इकोसिस्टम लिक्विडिटी और अधिक मजबूत होने की बात कही गई है। लिक्विडिटी फाउंडेशन का विस्तार होगा। अधिक चेन और टोकन्स के सपोर्ट से इकोसिस्टम लिक्विडिटी बढ़ सकती है। इससे इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन है ना, आ गया ना, इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन की बात करने लगे। इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन और एसेट मूवमेंट दोनों को सपोर्ट मिलेगा। सो अंतिम संदेश ये है कि अनुविश चेन अधिक इंटर कनेक्टेड ब्लॉकचेन इकोसिस्टम बन सके, यूजर को स्मूथ क्रॉस चेन एक्सपीरियंस मिले और इकोसिस्टम लिक्विडिटी तथा एक्सेसिबिलिटी लगातार बढ़ती रहे। सो मेन समझने की बात यह है कि अब अनुविश चेन पे जो भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें किसी भी आदमी को, किसी भी यूज़र को अगर पार्टिसिपेट करना है तो उनके पास ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा अब कि मेरे पास कुछ एसेट है उसको मैं कैसे चेंज करूं। तो ये दुविधा से लोग निकल जाएंगे क्योंकि उनके पास एक सुविधा मिल जाएगी, है ना। तो दुविधा को दूर करने के लिए सुविधा लाया गया है। तो बढ़िया है, लोगों को आसानी होगी आपके इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने में। अब हम बात करेंगे जो फाइनेंस कमेटी चेयरमैन जो बी महताब जी ने कल कुछ अपडेट दिया है, जो फाइनेंशियल इसमें पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई है उससे संबंधित। तो वो अपडेट है जो कि क्वाइन एक्स पे ये अपडेट आया है, बहुत जगह पे आया है बट मैं क्वाइन एक्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट्स लिसन दिस, एक बार सुनते हैं इसमें क्या कह रहे हैं ये। वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में, दैट वाज द टॉपिक फॉर डिस्कशन टुडे। We called 3 stakeholders, those who are operating in India and are registered in India, and there are certain organizations which are stationed outside in Singapore. But along with that, we also called the Revenue Secretary and the Income Tax Department and also Corporate Affairs Secretary, because all these 3 are involved in it relating to taxation. It was necessary to understand their viewpoint. We'll be having further meeting on this subject. This is the 7th sitting that we had today. और ये what is happening is lot of people are investing in cryptocurrency, which in other terms is called virtual digital asset. So in that respect, it is necessary that whatever is being invested there and money is being accrued, it should be taxed within our country, and income tax law also has that provision. So there is a certain regulation and certain Reserve Bank issues related to Yes. this issue. So whether it was discussed? Yes, we are aware. RBI is opposed to allowing regulation or allowing permission for virtual digital asset being operated in our country. In the whole world, there are 3 categories of this aspect. Certain countries like US, United Kingdom, European Union, even certain other countries who have regulated virtual digital asset. There are certain countries who have banned it, like China has banned it. We don't have a law relating to that. But there are a third category, like Japan and Brazil, who do not have regulatory mechanism but want to contain it through their law. So we are studying all these 3 aspects, which is better, but we find thousands of crores being invested in virtual digital asset, which is actually very alarming, and it is all going out of the country. Thank you, sir. सो ये थे मिस्टर भारतुहरि महताब जी, जो कि फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। तो इन्होंने जो बताया उसको मैं डिकोड किया है और समझने की कोशिश करते हैं। भारत के क्रिप्टो इकोसिस्टम से बड़ा संकेत। आज भारत के क्रिप्टो इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखने को मिला है। भारत की पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने प्रमुख क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो भारत में क्या उसको कहते हैं, रजिस्टर्ड हैं, FIU रजिस्टर्ड, बाइनेंस है, वजीरेक्स है, जेप पे हैं, ये लोगों के साथ चर्चा किया इन्होंने। मुख्य चर्चा का विषय ये रहा VDA टैक्सेशन, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसको क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया है इंडिया में, वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसके टैक्सेशन पे चर्चा हुई है। क्रिप्टो एसेट पर टैक्सेशन फ्रेमवर्क को लेकर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस और डिजिटल एसेट के लिए अधिक स्पष्ट टैक्स स्ट्रक्चर बनाना हो सकता है।
अच्छी बात है, गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि लोग जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ तो नियमावली होनी चाहिए जो कि स्पष्ट होनी चाहिए, है ना। अभी बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, बट ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट भी अब इस चीज़ के लिए बात करना स्टार्ट कर चुकी हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस इकोसिस्टम के। इन्वेस्टर सेफ्टी, इस पे भी ध्यान दिया गया है। इन्वेस्टर्स की सुरक्षा और फ्रॉड प्रिवेंशन पर फोकस किया गया। यह संकेत देता है कि रेगुलेटर्स अब यूजर प्रोटेक्शन को अधिक गंभीरता से देख रहे हैं। पार्टिसिपेशन जब ज़्यादा बढ़ रही है तो लोगों के फंड के एसेट के खोने का डर ज़्यादा बना हुआ रहता है, तो इसके सेफ्टी के लिए भी वो लोग आपस में बात कर रहे हैं और गंभीरता से देख रहे हैं। कैपिटल आउटफ्लोज, क्रिप्टो के माध्यम से देश से बाहर जाने वाले कैपिटल फ्लोज पर भी चर्चा हुई। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं, जिससे कि इंडिया का जो फंड है वो विदेशों में चला जाता है, तो इस पे भी चर्चा हुई है। सरकार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कंप्लायंस एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कर रही है, तो गवर्नमेंट अब इसके साथ लग गई है कि किस तरीके से इसको बढ़िया तरीके से रेगुलेट करें, एक अच्छे गाइडलाइंस के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि लोग पैसा गंवाएं कम और आगे बढ़ सकें अगर इसको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो। ग्लोबल क्रिप्टो फ्रेमवर्क, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इंटरनेशनल क्रिप्टो रेगुलेशन, जो इंटरनेशनली क्रिप्टो का रेगुलेशन है, और ग्लोबल पॉलिसी मॉड्यूल, जो भी ग्लोबली पॉलिसी बने हुए हैं उनके मॉडल्स को भी डिस्कशन में शामिल किया गया, जिससे कि लोगों को पता चले कि विदेशों में किस तरीके से क्रिप्टो पे लोग काम कर रहे हैं और वहाँ की गवर्नमेंट का क्या नज़रिया है। तो उसको भी ध्यान में रख के इंडियन गवर्नमेंट अब काम करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य है भारत के लिए स्ट्रक्चर्ड और ग्लोबली अलाइंड क्रिप्टो फ्रेमवर्क को तैयार करना चाहिए। मतलब ऐसा फ्रेमवर्क जो कि विदेशों में भी काम कर रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए और प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में इसको तैयार किया जाना चाहिए। इसका जो नियमावली होना चाहिए, जो गाइडलाइंस होना चाहिए। इसका बड़ा संकेत क्या है भाई, तो कई वर्षों में अनसर्टेनिटी और अनक्लियर रेगुलेशन के बाद, बड़ी अच्छी बात है ये, अनसर्टेनिटी और अनक्लियर रेगुलेशन था, उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि भारत की क्रिप्टो पॉलिसी डिस्कशन अधिक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड दिशा में आगे बढ़ रही है। अब लोग आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी इसके लिए सोचने के लिए अब तैयार हो रही है गवर्नमेंट। यह डेवलपमेंट संकेत देता है कि सरकार इंडस्ट्री या स्टेक होल्डर से बातचीत बढ़ा रही है। जो भी क्रिप्टो करेंसी या वीडियो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए बढ़ रही है, गवर्नमेंट भी आगे कदम बढ़ा रही है। रेगुलेटरी क्लैरिटी की दिशा में मूवमेंट हो रही है। अब इसका क्या दिशा निर्देश होना चाहिए उसमें क्लैरिटी आने लगी है, और भारत का क्रिप्टो इकोसिस्टम धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल डिस्कशन फेज में प्रवेश कर रहा है। तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और गवर्नमेंट लेवल पे भी स्टेक होल्डर्स बात कर रहे हैं, तो इससे संभावना दिख रही है कि लोग सीरियसली अब इस चीज़ को लेने लगे हैं। अंतिम संदेश यही है कि यह घटना भारत के क्रिप्टो सेक्टर्स के लिए एक महत्वपूर्ण पॉलिसी सिग्नल मानी जा रही है, क्योंकि अब फोकस केवल रिस्ट्रिक्शंस पर नहीं, सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करके तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इसका एक रेगुलेशन होना चाहिए, इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनके एसेट का प्रोटेक्शन होना चाहिए, इस पर टैक्स किस तरीके से लागू होना चाहिए, और ग्लोबल इंटीग्रेशन होना चाहिए, जैसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क डेवलपमेंट पर भी दिखाई दे रहा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रख के और गवर्नमेंट भी आगे बढ़ रही है, ये आप लोगों के लिए, और क्रिप्टो जो इंथुजियास्ट हैं जो कि क्रिप्टो वर्ल्ड में, क्रिप्टो के इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी संभावना बन रही है, जिसमें कि लोग खुल के काम कर सकें, ऐसा संभावना दिख रहा है अगर गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये तो रहा आज का अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि अपडेट से कुछ फ़ायदा मिला होगा आप लोगों को। अगर फ़ायदा मिल रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और भी नए नए कंटेंट्स और जानकारी आप लोगों के साथ साझा कर पाऊँ। अब आगे चलते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं कि क्या प्राइस हो रहा है। प्राइस तो लेट्स गो टू, ये डेक्स स्क्रीनर पे है, और डेक्स स्क्रीनर पे कल भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उससे कंपेयर करते हैं। तो ये है आज प्राइस 3.68 है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है भाई साहब। ये अभी अगले सपोर्ट, ये 3.56 का जो सपोर्ट है, देखते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ होता है मूवमेंट या अभी ऐसे ही चलेगा ये। और लिक्विडिटी 365.7 मिलियन है, और कल लिक्विडिटी 372 मिलियन की थी, तो लिक्विडिटी भी कम हुआ है पॉलीगॉन चेन पे। और जो 24 घंटे में ये 3.28% का ड्रॉ डाउन है, और कल भी 3% का ड्रॉ डाउन है, तो एवरेज 3% का ड्रॉ डाउन डेली के स्तर पे जा रहा है अभी। और वॉल्यूम अभी कम हुआ है कल के मुताबिक 10 मिलियन का, तो शायद लोग शिफ्ट कर रहे हैं या निकल रहे हैं यहाँ से,
और कुछ समय के लिए निकलेंगे लोग, ऐसा संभावना दिख रहा है। और एक चीज़ और देखते हैं कि क्या पॉलीगॉन चेन पे लोग ट्रांजैक्शन किस तरीके का कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं देखता हूँ, मेजरली देखते हैं हम लोग वेल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेलिंग कर रहे हैं सर, अभी लोग सेल कर रहे हैं, बाइंग कहीं कहीं पे है, बट ज़्यादातर लोग सेल कर रहे हैं। उसी का नतीजा ये है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये कम हुआ है और 3.28% का ड्रॉ डाउन दिखा है। अब देखते हैं आवे पे क्या हो रहा है, वहाँ पे यूज़र की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है अनुबिस ब्लॉकचेन पे। तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे भी मोर और लेस सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है, सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे 4.82 के स्तर पे आया हुआ है, जो कि स्टार्टिंग प्राइस जो कि लगभग $5 के आसपास का था, उससे निचले स्तर पर है। ये लगभग यहाँ से कितना परसेंट ड्रॉ डाउन है, लगभग 2-3% के आसपास का ड्रॉ डाउन है यहाँ भी। तो ठीक है, ये चलेगा। और यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे, इस पे नहीं, आवे पे कल यूज़र की संख्या क्या थी, होल्डर्स 8,43,000 थे और आज 9,19,000 हो गए हैं। लगभग वही 70, 75, 80 हज़ार के आसपास होल्डर्स बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। हालांकि प्राइस तो अभी स्टेबल तभी होगा जबकि ये फुल्ली माइग्रेट जब तक नहीं हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं इनका माइग्रेशन, इनकी लिक्विडिटी अभी 321 मिलियन की यहाँ भी बनी है, तो लिक्विडिटी में कोई दिक्कत नहीं है। लिक्विडिटी ऑफ कोर्स जब माइग्रेशन होगा तो मर्ज करेंगे तो फिर लिक्विडिटी तो बड़ी, मतलब 650-700 मिलियन के आसपास की है, लिक्विडिटी बहुत बड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अभी लोगों को दिख रहा होगा जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए हैं कि उनको मुनाफा नहीं मिल रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि अभी ये इस प्राइस पे। तो ये जोन ऐसा है ना जहाँ पे कि हम लोग मतलब हम लोग नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है जहाँ पे कि लोग इकट्ठा कर रहे हैं अभी टोकन्स को, तो उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा मतलब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, इतना सस्ता मिल रहा है। और आज आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज वो पिज़्ज़ा डे है जिस दिन 2010 में 2 पिज़्ज़ा खरीदा गया था 10,000 बिटकॉइन देकर। तो उम्मीद करता हूं कि आज के समय में ये भी एक वही उसी स्थिति में है जहां पे कि बहुत कम पैसे में कुछ टोकन्स मतलब खरीद सकते हैं लोग। तो इसको भी लोग ध्यान में रख के आगे बढ़ सकते हैं। यही था आज का मुख्य अपडेट, और बस आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम नए अपडेट के साथ। तब तक आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिन लोगों को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एक्यूमुलेशन करने की आवश्यकता है वो कर सकते हैं, और सिस्टम के साथ बने रहिए। हो सकता है कि कुछ समय में हम लोगों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। इसी उम्मीद में हम लोग कल फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ और नई उम्मीदों के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ रहे।